इस दुनिया की चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है। पर लोग अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनकी खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही जाती है, उनके साथ साथ और भी न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है। दरअसल आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। उत्तर पूर्वी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है सुंदर नगरी, और इसी सुंदर नगरी इलाके की रहने वाली है 22 वर्षीय कोमल कुमारी, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है, जहां पे उसकी ड्यूटी सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक की होती है। दरअसल कोमल के परिवार में सिर्फ उसकी मां और एक बड़ा भाई है, जिसका नाम है अजय। कोमल के पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी है। बात कर रहा हूं मैं 12 मार्च 2025 की सुबह के करीब 8 बजे के आसपास। कोमल हर रोज़ के तरह अपने ऑफिस के लिए निकलती तो है, लेकिन शाम के वक्त सही टाइम पे जब अपने घर पे नहीं पहुंचती है, तो कोमल की मां बिमला देवी एकदम से परेशान हो जाती है और अपने बेटे अजय से कहती है कि अपनी बहन के नंबर पे कॉल करके पूछ कि कोमल कहाँ रह गई। रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास अजय जब अपनी बहन कोमल के नंबर पे कॉल करता है, तो कोमल का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। हालांकि उसके बाद से अजय कई बार कोमल के नंबर पे कॉल करता है, लेकिन हर बार ही जब स्विच ऑफ बताने लगता है, उसके बाद से अब अजय अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दरअसल कोमल की 2-3 ऐसी सहेलियां थी जिसको अजय जानता था। सबसे पहले उनके घर पे जाता है और कोमल के तमाम सहेलियों से अपनी बहन के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन इस पूछताछ में सब जगहों पे अजय को एक ही जवाब दिया जाता है कि कोमल ना तो आज उनके घर गई है और ना ही उनमें से किसी की कोमल से बातचीत हुई है। जब कोमल का कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास अजय कोमल के उस ऑफिस पे चला जाता है जहाँ पे कोमल पिछले 3 सालों से नौकरी कर रही थी। हालांकि अजय जब उसके ऑफिस में जाता है तो मालूम चलता है कि उस ऑफिस के दरवाजे पे ताला भी लगा हुआ है। रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास अजय जब घर पे आता है, अपनी मां से सारी बात बताता है, तो अजय की मां अब बिमला देवी अपने बेटे को सुझाव देते हुए कहती है कि इसी वक्त ही थाने में जाओ और कोमल की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराओ। रात्रि के करीब 12:30 बजे के आसपास अजय इसी सुंदर नगरी थाने में जाता है और सारी बात पुलिस को बताते हुए जब अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश करता है, तो पुलिस अजय को जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारी बहन नाबालिग नहीं है, समझदार है। अगर वो कहीं गई होगी तो घूमकर वापस आ जाएगी, क्योंकि 24 घंटे के अंदर हम रिपोर्ट नहीं दर्ज कर सकते हैं। आखिरकार जब रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, अजय घर वापस आ जाता है। जैसे तैसे पूरी रात गुजरती है और अगली सुबह भी अजय अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सबसे पहले जब उसके नंबर पे कॉल करता है, और इस टाइम भी जब कोमल का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, तो सुबह के करीब 9 बजे के आसपास फिर से अजय इसी सुंदरनगर थाने में जाता है। पुलिस वालों से जब अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश करता है, तो सुंदरनगर थाने की पुलिस अजय को जवाब देते हुए कहती है कि एक काम करो, तुम सीमापुरी थाने में चले जाओ और वहां पे जाकर अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दो। आखिरकार अजय सुंदरनगर थाने की पुलिस की बात मान जाता है, सीमापुरी थाने में जाता है। सारी बात जब पुलिस को बताता है, तो जा कर के सीमापुरी थाने की पुलिस अब कोमल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। उसके बाद से पुलिस अब कोमल को ढूंढना शुरू कर देती है। दरअसल सीमापुर थाने की पुलिस अपनी तमाम कोशिश तो कर लेती है, लगभग 2 दिन का समय भी गुजर जाता है, लेकिन बावजूद इसके कोमल का कुछ पता नहीं चलता है। और जैसे ही 3 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 17 मार्च 2025 को द्वारका जिले के छावला थाने में ये खबर दी जाती है कि नजफगढ़ के नाले में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। छावला थाने पुलिस को जैसी ये सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है, और जब उस लड़की की डेड बॉडी को नाले से बाहर निकाली जाती है, तो मालूम चलता है कि मरने वाली लड़की की उम्र लगभग 20 से 22 साल के आसपास थी। दरअसल उसकी डेड बॉडी को देख के साफ पता चल रहा था कि उसकी मौत 3 से 4 दिन पहले हुई है। उसके गले पे एक हल्का सा निशान भी दिखाई दे रहा था, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद उस लड़की की गला दबा करके हत्या की गई है।
हालांकि वहां पे काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं। छावला थाने की पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहां पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी की शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि जब तक उस मरने वाली लड़की का शिनाख्त नहीं हो जाता तब तक पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ने वाली थी। इसीलिए पुलिस सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे करती है कि जितनी जल्द हो सके उस डेड बॉडी की शिनाख्त कराई जाए। पुलिस अब उस डेड बॉडी की शिनाख्त कराने के लिए उसका एक फ़ोटो लेकर के एरिया के तमाम चौक चौराहों पे भी चिपकवाती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस का हाथ खाली के खाली रह जाता है। और आखिरकार जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है तब जाकर के चावला थाने पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल सीमापुरी थाने में 13 मार्च 2025 को एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जो अभी तक बरामद नहीं हुई है। चावला थाने पुलिस को जैसी ये जानकारी मिलती है उसके बाद से पुलिस अब सीमापुरी थाने से कांटेक्ट करती है और फिर कोमल के भाई अजय का मोबाइल नंबर ले लेती है। चावला थाने की पुलिस जब अजय के नंबर पर कॉल करती है और जब कोमल के बारे में पूछताछ करती है तो अजय भी एकदम से खुश हो जाता है और खुश होकर के पुलिस वालों से सवाल करता है कि क्या साहब, मेरी बहन आप लोग को मिल गई है। इस पर चावला थाने की पुलिस अजय को कहती है कि दरअसल हमें एक डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडी को मोर्चरी में रखा गया है, आप आकर के मोर्चरी में एक बार उस डेड बॉडी को देख लीजिए। अजय जब अपनी मां के साथ मोर्चरी में जाता है और चावला थाने की पुलिस जब उस डेड बॉडी को अजय और उसकी मां को दिखाती है तो उस डेड बॉडी को देखने के बाद अजय की मां सीना पीट पीट करके रोने लगती है और रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी कोमल है। आखिरकार कोमल की शिनाख्त हो जाती है। हालांकि कोमल की जब शिनाख्त हो जाती है उसके बाद सब पुलिस सबसे पहले कोमल के भाई अजय से ही सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारी बहन की हत्या कौन कर सकता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ क्लियर हो चुका है कि कोमल के पानी में डूबने की वजह से मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी गला दबा करके हत्या की गई है। पुलिस जब हत्या की बात कह करके अजय से पूछताछ करती है तो अजय भी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब मैं दावे के साथ कह तो नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे ही पड़ोस का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो एक कैब चलाता है। दरअसल अजय पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब आसिफ मेरी बहन को पिछले कई महीनों से परेशान कर रहा था और मैंने एक दिन उसे थप्पड़ भी मारा था। चूँकि इस केस में सबसे पहला नाम मोहम्मद आसिफ का आता है इसीलिए पुलिस कोई मौका नहीं गंवाती है और फिर अपनी टीम के साथ 19 मार्च 2025 को ही मोहम्मद आसिफ के जब घर पे जाती है तो आसिफ उस वक्त अपने घर पे ही मौजूद था। इसीलिए पुलिस आसिफ को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और साथ ही साथ उसका मोबाइल भी ले लेती है। और पुलिस जब आसिफ के मोबाइल के कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि 12 मार्च 2025 को जिस दिन कोमल गायब हुई थी उस दिन आसिफ कोमल से बातचीत किया हुआ था। पुलिस को जैसे उसके मोबाइल के जरिए डिटेल्स मिल जाती उसके बाद से पुलिस अब आसिफ से कोमल की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है और पुलिस जैसे ही अपनी थोड़ी सी शक्ति दिखाती है आखिरकार आसिफ भी मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ साहब, कोमल की हत्या मैंने ही किया है। लेकिन आसिफ जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद कोमल के परिवार वाले भी एकदम से हैरान रह जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 4 साल पहले। चूँकि मोहम्मद आसिफ कोमल के पड़ोस में ही रहने वाला है जो कैब चलाने का काम करता है। इधर कोमल जब अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकलती है तो अक्सर आसिफ कोमल को अपनी गाड़ी में बिठाकर आनंद नगर उसके ऑफिस पे ले जाकर के छोड़ देता था, जिसकी वजह से सबसे पहले आसिफ और कोमल के बीच में दोस्ती होती है और फिर जैसे ही दोस्ती हो जाती है फ़ोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करते करते आखिरकार कोमल और आसिफ के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। हालांकि कोमल और आसिफ के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होती इस बात की जानकारी कोमल के परिवार वालों को मालूम नहीं चलता है और जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है उसके बाद से आसिफ कोमल को लेकर जहाँ तहाँ घुमाता ही नहीं है बल्कि वो जो भी पैसा कमाता है आंख बंद करके कोमल के ऊपर लुढ़ाने लगता है। हालांकि समय के अनुसार कोमल और आसिफ दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि शादी तक करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन कोमल बार बार आसिफ को एक ही जवाब देती है कि जब तक मैं अपने परिवार वालों से बातचीत नहीं कर लूँगी तब तक
मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। और ऐसे ही करते लगभग 4 साल का समय गुजर जाता है। इधर इन 4 सालों में आसिफ कोमल के ऊपर न जाने कितने पैसे उड़ा चुका था। जब 4 साल का समय गुजर जाता है और आसिफ जब कोमल के ऊपर दबाव डालने लगता है, तब जा कर के आसिफ को लगता है कि शायद कोमल उससे शादी करना ही नहीं चाहती है। हालांकि आसिफ उससे खुलकर ये भी पूछता है कि तुम मुझसे अगर शादी नहीं करना चाहती हो तो वो भी मुझे बता दो। लेकिन कोमल आसिफ को ये भी नहीं कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, या फिर ये भी नहीं कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। लेकिन जब शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, उसके बाद से आसिफ सच्चाई पता लगाने लगता है और आखिरकार कोमल का जब पीछा करना शुरू करता है तो आसिफ को बहुत जल्द ये मालूम चल जाता है कि कोमल का किसी दूसरे लड़के के साथ में भी प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है। हालांकि वो लड़का कौन था, आसिफ उसे नहीं जानता था। लेकिन एक दिन कोमल जब उस लड़के से बातचीत कर रही थी, आसिफ बातचीत करते हुए उसे देख लेता है। लेकिन वहाँ पे आसिफ ये गलती कर देता है कि उस वक्त सामने जाकर के कोमल से पूछताछ नहीं करता है कि वो लड़का है कौन, बल्कि उसके बाद से जब कोमल से मुलाकात करता है उस लड़के के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन आसिफ जब बाद में जाकर के कोमल से पूछताछ करता है तो कोमल भी उससे झूठ बोल देती है कि मेरा किसी भी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। जब चक्कर ना चलने से इनकार कर देती है, उसके बाद से आसिफ उससे कहता है कि फिर ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे घर पे चलता हूँ, तुम्हारे भाई और माँ से बातचीत कर लेता हूँ, उसके बाद से हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन कोमल इसके लिए भी तैयार नहीं होती है और उसके बाद से आसिफ जब कोमल के नंबर पे कॉल करता है तो अब कोमल जल्दी उसका फ़ोन भी नहीं उठाती है, जिसकी वजह से आसिफ एकदम से परेशान रहने लगता है। दरअसल एक दिन आसिफ अपने एक दोस्त मोहम्मद जुबैर के नंबर पे कॉल करता है और सारी बात उसे बताते हुए कहता है कि तुम बताओ कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं कोमल का इंतज़ार करते हुए 4 साल समय गंवा चुका हूं। जितना पैसा कमाया था सारा पैसा कोमल पे उड़ा चुका हूं। वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार भी नहीं हो रही है, उसका एक लड़के के साथ में चक्कर भी चल रहा है, लेकिन उस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। इस पे मोहम्मद जुबैर अब आसिफ को समझाते हुए कहता है कि तुम एक आखिरी बार उससे मुलाकात करके साफ साफ पूछ लो, अगर वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार होती है तो फिर ठीक है, और अगर तैयार नहीं होती है तो फिर उसे हमेशा के लिए दुनिया से ही हटा देना। मोहम्मद जुबैर आसिफ को जब इस तरह की सुझाव देता है, आसिफ भी अपनी दोस्त की बातों में आ जाता है और फिर एक आखिरी बार कोमल से बातचीत करके उसे समझाने के लिए सही समय का इंतज़ार करता है। और आखिरकार 12 मार्च 2025 को जब अपनी कैब लेकर के घर से निकलता है, शाम के करीब 5 बजे के आसपास कोमल के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन पे हूँ, तुम आकर मुझसे मिल लो, मुझे तुमसे ज़रूरी बातचीत करनी है। शाम के करीब 5 बजे के आसपास जब कॉल करता है तो कोमल भी उसे जवाब देते हुए कहती है कि अब मेरी छुट्टी का टाइम हो चुका है, मैं घर जाने वाली हूँ, कल बात कर लेंगे। लेकिन मोहम्मद आसिफ के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि बहुत अर्जेंट बातचीत करनी है, बस आओ और 10 मिनट में वापस चली जाना। सिर्फ 10 मिनट बात करने के लिए जब कहता है, कोमल भी उसकी बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम वहीं पे मेरा इंतज़ार करो, मैं आधे घंटे में वहाँ पे पहुँच जाती हूँ। उसके बाद से कोमल एक ऑटो बुक करती है और निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन पे पहुँच जाती है, जहाँ पे मोहम्मद आसिफ अपनी कैब को लेकर के कोमल का इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद से मोहम्मद आसिफ कोमल को अपनी गाड़ी में बिठा देता है और वहाँ से गाड़ी नई दिल्ली की तरफ रवाना कर देता है। हालांकि कोमल उससे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो। इस पर आसिफ उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं तुम्हें आज एक नया मार्केट दिखाने ले जा रहा हूँ। लेकिन गाड़ी चलाते चलाते जब वो द्वारका के एक सुनसान जगह पे शाम के करीब 7 बजे के आसपास पहुँचता है, अपनी गाड़ी को रोक देता है और गाड़ी के अंदर ही कोमल से सवाल करता है कि मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर नहीं, या फिर तुम मुझसे शादी करोगी या फिर नहीं। इस पे कोमल अब उसे जवाब देते हुए कहती है कि क्या तुम मुझसे यही बातचीत करने के लिए बुलाए थे? अगर यही तुम्हें मुझसे बातचीत करनी है तो मैं घर जा रही हूँ। इस पे आसिफ गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम चली जाना, लेकिन मेरे सवालों का जवाब दे करके ही जाना, क्योंकि मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। आसिफ जब तंग होने की बात कहता है, इस पे कोमल भी गुस्से में आ जाती है और गुस्से में उसे जवाब देते हुए कहती है कि ना तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कोमल एक झटके में जैसी इस तरह की जवाब देती है, उसके बाद से आसिफ का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। गुस्से में ही आकर के गाड़ी के अंदर ही कोमल की गला दबाकर हत्या कर देता है और कोमल की जब मौत हो जाती है उसके बाद से मोहम्मद आसिफ
अब सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार उसकी डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाए। इसीलिए अब मोहम्मद आसिफ फिर से अपने दोस्त मोहम्मद जुबैर के नंबर पर फ़ोन करता है और सारी बात बताते हुए कहता है कि मैंने गाड़ी के अंदर कोमल की गला दबाकर हत्या कर दिया है। अब तुम बताओ इसकी डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाना है। इस पे मोहम्मद जुबैर उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना लोकेशन मुझे भेजो, मैं फ़ौरन वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। उसके बाद से हम दोनों मिल कर के उसकी डेड बॉडी को कहीं पे ठिकाने लगा देंगे। मोहम्मद आसिफ अपने दोस्त जुबैर को जब लोकेशन भेज देता है, ठीक 1 घंटे के अंदर ही मोहम्मद जुबैर एक ऑटो बुक करके उस लोकेशन पे पहुंच जाता है और जब वहां पे जाता है तो अपने साथ एक नायलॉन की रस्सी भी लेकर के जाता है। जैसे वहां पे पहुंचता है उसके बाद से जा कर के मोहम्मद जुबैर भी गाड़ी में बैठ जाता है और फिर मोहम्मद जुबैर और आसिफ दोनों मिलकर उसी नायलॉन की रस्सी से कोमल की डेड बॉडी के हाथ और पैर को बांध देते हैं। और फिर मोहम्मद जुबैर आसिफ से सवाल करता है कि तुम तो कैब ड्राइवर हो, तुम एरिया से बेहतर तरीके से वाकिफ़ होगे, क्या तुम्हें मालूम है कि इधर आसपास में कोई नाला है जिस नाले में हम इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा दें। इस पे मोहम्मद आसिफ जुबैर को जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल बगल के नजफगढ़ में एक नाला है और वो जगह भी काफ़ी सुनसान है। मोहम्मद जुबैर उसे कहता है कि फ़ौरन गाड़ी को वहाँ पे लेकर के चलो। उसके बाद से मोहम्मद आसिफ अपनी गाड़ी को वहाँ से रवाना करता है और नजफगढ़ के जब उस नाले पे पहुँचते हैं तब तक रात्रि के लगभग 9 बज चुका था। वाकई में वहाँ पे काफ़ी सुनसान था। उसके बाद से मोहम्मद जुबैर और आसिफ दोनों मिल कर के कोमल की डेड बॉडी को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और उस डेड बॉडी को नाले में फेंक देते हैं। साथ ही साथ इधर मोहम्मद आसिफ जब कोमल की हत्या किया था तो हत्या करने के बाद करीब 7 बजे के आसपास ही उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ कर चुका था। मोहम्मद जुबैर आसिफ को समझाते हुए कहता है कि इसके मोबाइल को भी अपने साथ लेकर के चले जाओ, पर याद रखना इसके मोबाइल को कभी ऑन मत करना। मौका देख कर के कहीं ना कहीं इसके मोबाइल को भी हम ठिकाने लगा देंगे। उसके बाद से मोहम्मद आसिफ और जुबैर दोनों वहाँ से वापस अपने अपने घर आते हैं, लेकिन मोहम्मद आसिफ कोमल का मोबाइल बंद करने के बाद अपने पास ही रख लेता है। वाकई में मोहम्मद आसिफ जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है उसके बाद से पुलिस अब आसिफ के ही तहरीर पर उसके दोस्त मोहम्मद जुबैर को भी गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस जब जुबैर से भी पूछताछ करती है तो जुबैर भी अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। उसके बाद से पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेने के बाद जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।